देखी सर थी। दो सर 2 क्लास देख ली थी, एक सर ने भी रिकॉर्डिंग नहीं भेजी है। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 क्लास देख ली ना मगर। जी सर। तो बस वही है। तो उसी चीज को हम जो है आगे करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हम जो बात कर रहे थे इसकी, हम बात कर रहे थे आपके उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल में हम एक तो इसका जो है जनरल परिचय, हम सामान्य परिचय देख रहे थे। सामान्य परिचय में हमने देखा था कि किस किस तरह से हमने जो है क्वेश्चन को डील करना होता है। किस तरह से, 1 मिनट होल्ड है ना, मैं वो उठा लूँ। मार्कर मार्कर नहीं है मार्कर कहाँ रखते हैं? नहीं, किस चीज से लिखते हैं? लिखते किस चीज से हैं लोग? कोई ब्लैक पेन नहीं है? वही दे दो फिर। ये पहले क्लास होती नहीं होती है, जो मार्कर वार्कर क्या करते हैं? ये भी है। देखो, हम बात कर रहे हैं, तो अब हम एक नए टॉपिक की तरफ हम चलते हैं और इसका आप नाम लिखो और उसी को हम जो है समझने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक है उत्तर प्रदेश का लोकगीत और लोक नृत्य। ठीक है ना? इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो आपके यूपी का जो आर होगा ना, तो इसमें 18 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 17 से 18 क्वेश्चन यूपी स्पेशल से। और 17 18 क्वेश्चन बहुत ज्यादा वो रखते हैं, तो लगभग 10 15 क्लास होंगी, तो उसी में से आ जाएगा जो पीटी के हैं। क्योंकि कुछ ही है इसमें, इतना ज्यादा फैक्ट वगैरह है नहीं, तो कुछ चीजें आपने ध्यान रखनी होती हैं। तो यूपी स्पेस, इसमें जो है सबसे पहले जो है आपको एक चीज की जानकारी होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का लोकगीत एवं लोक नृत्य। तो लोकगीत और लोक नृत्य के लिए आपको एक हल्की सी मैपिंग की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपको मैपिंग की जानकारी होगी तो आप इजिली जो है इसको जो है कर पाएंगे। तो एक बार जो है मैं मैपिंग जो है इसकी बता देता हूँ कि किस किस तरह से आपने जो है इसकी मैपिंग करनी है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से स्टेट कहाँ पर है। तो ये मैंने आपको बताया भी था वैसे, और नहीं भी बताया तो मैं दोबारा से जो है आपको ये सब चीजें जो है बता देता हूँ, ताकि एक जो है इस टॉपिक को आप जो है अच्छे से जो है समझ पाओ। तो इस टॉपिक को समझने के लिए ही आपने क्या काम करना है, इस इसकी जो है जानकारी होनी चाहिए आपको। तो अगर हम उसकी बात करेंगे, जैसे आपके पास मैप है, उत्तर प्रदेश का मैप है। तो इस तरह से कुछ जो है इसका मैप लगा हुआ है। अगर हम बात करें तो इसके इधर जो है आपके पास क्या है, यहाँ पर जो है एचपी है। और इधर आपके पास क्या है, उत्तराखंड है। और उत्तराखंड ज्यादा छोटा बन गया। ये आपके पास उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद इधर आपके पास क्या है, नेपाल है। और फिर यहाँ जो है बिहार है। और इधर आपके पास छत्तीसगढ़ है, फिर ये झारखंड है। फिर आपके पास क्या है, एमपी है। और एमपी के बाद इधर जो है आपके पास यहाँ राजस्थान है। इधर ये दो डिस्ट्रिक्ट जो है टच होते हैं राजस्थान से। फिर यहाँ जो है आपके पास दो, ये दिल्ली से टच होते हैं। और इधर आपके पास जो है इस तरह से आपके पास ये हरियाणा। अब इनकी जो है अगर आपको मैपिंग अच्छे से आती है तो आप जो है इजीली इनको जो है कर पाएंगे। तो मैपिंग मैंने आपको बताई थी, तो इनके चारों तरफ की मैपिंग मैंने आपको बता दी थी। तो एक बार जाऊँ तो मैं इसकी जो है मैपिंग आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर जो है कौन किस किस की जो है बॉर्डर जो है टच होती है इस किसकी। देखो, सबसे ऊपर जो पड़ता है वो पड़ता है आपके पास सहारनपुर। सहारनपुर से, जैसे यहाँ पर तो जो है आपके पास सहारनपुर तो पड़ता है। सहारनपुर से जैसे आप नीचे की तरफ आते हैं तो सहारनपुर से नीचे आपके पास जो है मुजफ्फरनगर आता है। तो मुजफ्फरनगर इस तरह से कुछ जो है लगा हुआ है, सहारनपुर मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के बाद बिजनौर। बिजनौर, जैसे आप बिजनौर से नीचे आएंगे तो बिजनौर से नीचे आपके पास आएगा क्या, मुरादाबाद। तो मुरादाबाद से नीचे जैसे आप आओगे तो मुरादाबाद से नीचे रामपुर, रामपुर से नीचे बरेली। और जैसे ही आप बरेली से नीचे आओगे तो फिर आपके पास पीलीभीत आ जाएगा। तो ये बॉर्डर जो आता है, ये पीलीभीत का जो है बॉर्डर आता है। एक काम करता हूँ मैं इसको वैसे ही आपको बता देता हूँ। ये करा दिया था ना, क्योंकि ऐसा कराने में जो है थोड़ा सा समय लग जाएगा, एक बार एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं करा रहा हूँ। तो बाकी ऐसा कुछ है नहीं इसमें।
चलो, इसकी जो है हल्का सा वो नेट वगैरह का प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको आप जो है ऐसे ही बिना देखे जो है इसी में जो है समझने की कोशिश करो। वैसे ये करा तो दिया था ना आपने, देख लिया था यार? किरण आप ये बताओ, जो मैपिंग वगैरह कराई थी उसका देख लिया था कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर पड़ता, कौन सा मतलब डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर पड़ता? जी सर, हम्म। देख लिया। तो ये पीलीभीत है, पीलीभीत से नीचे आपके पास क्या है, लखीमपुर खीरी पड़ता है, फिर लखीमपुर खीरी से इधर बहराइच श्रावस्ती, ठीक है ना? और श्रावस्ती से नीचे जो है आपके पास बलरामपुर सिद्धार्थनगर महाराजगंज, इस तरह से ही। तो ये सब चीजें आपने जो है देखनी थी कि वहां पर किस तरह से जो है ये पड़ता है। अब यहाँ से आके जो है इसी चीज को समझने के लिए इसको एक बार आप देख लेना इसमें, ठीक है ना? ये करा रखा, अब मैं करूंगा तो क्योंकि 10-15 मिनट इसी में लग जाएंगे, तो इस वजह से मैं इसको करा नहीं रहा हूँ। अब मैं सोच रहा था इसका मैप का, तो वो थोड़ी सी है, मैप में अभी मैं देखूंगा इसका क्या प्रॉब्लम चल रही। अगले पेज पे चलते हैं। देखो आप एक इस तरह से एक काम करो, मैप बनाओ एक, ठीक है ना? और जैसे ही आप मैप बनाओगे, तो मैप में आप एक काम करो, इसको जो है कुछ पार्ट में जो है डिवाइड कर दो। तो जैसे आप इसमें डिवाइड करोगे, तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि ये वाला पार्ट जो है ये कौन सा पार्ट है, तो इसको कुछ पार्ट में हम जो है डिवाइड कर देते हैं। तो अगर इस वाले पार्ट की अगर हम बात करो, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो होगा अवध, सॉरी। अगर ये इस वाले पार्ट की बात करें, तो ये वाला पार्ट है बुंदेलखंड। मतलब एक डिवीजन कर रहे हैं कि यूपी को जो है किस किस तरह से हमने जो है डिवाइड किया गया है, ये है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की अगर हम बात करेंगे, तो इस तरह से आपके पास एक इस तरह से ये निकला हुआ आएगा। और मतलब एक रफली ही हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस तरह से ये आएगा। तो इसे आप बोलते हो, इसको अगर कोई पूछेगा कि ये क्या है, तो इसको आप बोलते हो ब्रजभूमि। क्या बोलते हो? ब्रजभूमि। तो ये तो ब्रजभूमि है, और इसी ब्रजभूमि को आप बोल देते हो क्या, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या बोलते हो? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसके बाद अगर जैसे आप ये वाली बात करोगे, तो यहाँ से अगर आप इस तरह से इसका जो है इस तरह से और इसका डिवाइडेशन करोगे, तो बीच वाला जो पार्ट है, बीच वाले पार्ट को आप बोलते हो अवध। बीच वाले पार्ट को आप बोलते हो क्या? अवध। और जैसे ही बीच वाला पार्ट हो जाएगा, तो एक पार्ट आपके पास जो है इस साइड बचेगा, इस वाले पार्ट को आप बोलते हो क्या? इस वाले पार्ट को, ये किस साइड पड़ता है, तो ये पूर्व की साइड पड़ता है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पूर्वी उत्तर प्रदेश। तो ये हो जाएगा आपके पास पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये आपके पास है। और एक आपके पास जैसे एक यहाँ पर एक इधर से थोड़ा सा, और इधर को हम बना देते हैं इस तरह से यहाँ पर। तो एक और पड़ता है जिसे आप बोलते हो क्या, जिसको आप बोलते हो रोहिलखंड। क्या बोलते हो? रोहिल, रोहिलखंड। तो ये इसमें जो है इतने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली आपको जो है 4 पार्ट का पता होना चाहिए। रोहिलखंड का मतलब वही बरेली वगैरह है, जैसा आपने एमजेपी वगैरह यूनिवर्सिटी से आप बीए वगैरह कर रहे हो, तो जैसे ये रोहिलखंड में ही पड़ता है, तो ये बरेली और बरेली के आसपास का क्षेत्र पड़ता है। तो एक तो आपके पास ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे लोकल में अगर आप समझना चाहो, फिल करना चाहो, तो यहाँ पर जो है बेसिकली खड़ी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है ना? और बुंदेलखंड का ये वाला पार्ट है। और इधर को जो बोलते हैं आप पूर्वी उत्तर प्रदेश बोलते हैं, इधर से बोलते हैं आप इधर क्या बोलते हो, अवध बोलते हैं। ये आपको जो है पता होना चाहिए। अब बेसिकली इसमें एक चीज लिखो, देखो इसका जो क्लासिफिकेशन हुआ, तो क्लासिफिकेशन कोई फिक्स नहीं है कि ये चीजें इसी तरह से रहेंगी। क्लासिफिकेशन थोड़ा वेरी करता है, कि ऐसा कोई बॉर्डर फिक्स नहीं है कि जैसे एक ही किसी एक उससे जो है जिले से आप निकल रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि ये जिला जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में आएगा और ये जिला अवध में आएगा। तो मतलब वो एक जो है ट्रांजेक्शन का जोन होता है। फिर भी एक आइडिया के लिए हमने जो है ये करा है। लेकिन इसमें एक चीज है, जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड आपके पास जो है फिक्स है। तो बुंदेलखंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, एक तो यही कि बुंदेलखंड में कितने जिले लगते हैं। तो आप पहले इसी मैप को बनाओ, इस तरह से बनाओ। ये रुहेलखंड है, यहाँ थोड़ा सा ये रुहेलखंड है, इधर ये ब्रजभूमि है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ये बुंदेलखंड है, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश है, और बीच वाले पार्ट को आप क्या बोलते हो, बेसिकली अवध बोलते हैं। अब आप इसको बनाओ, और इसके बाद जो है इनके जिले आपको पता ही है, और मैं दिखाऊंगा। अब आप एक काम करो, बुंदेलखंड हेडिंग डालो और लिखो बुंदेलखंड के जिले। तो बुंदेलखंड में 7 जिले होते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके पास हमेशा ये पूछा जाता कि निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड का पार्ट नहीं है। तो बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, यूपी के 7 जिले आते हैं बुंदेलखंड में। तो लिखो बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं।
और सबसे पहले लिखो जालौन, सबसे पहला जालौन, दूसरा झांसी, जालौन, दूसरा झांसी, तीसरा ललितपुर, तीसरा ललितपुर, चौथा बांदा, चौथा बांदा, बांदा हो गया। पांचवा चित्रकूट, पांचवा चित्रकूट, छठा महोबा, छठा महोबा, और महोबा के आगे आप लिखो इसमें हमीरपुर, सातवां हमीरपुर। तो सातवां आपके पास हो गया हमीरपुर। तो जो ये ब्रजभूमि के जो पार्ट है इसमें आप देख लो, तो बुंदेलखंड का फिक्स है। तो बुंदेलखंड में तो आपके पास यही आने हैं कि इसमें इनसे अलग कोई जो है बुंदेलखंड में होगा नहीं। तो एक तो बुंदेलखंड का आपको पता होना चाहिए। बाकी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा नेट नहीं चल रहा है इसका, पता नहीं क्यों। और ये वो फिर यार पेन ड्राइव दे दो, पेन ड्राइव में, क्योंकि वो वैसे आ रहे हैं। हाँ डाल रखी थी इसमें, देखना मैं भी ये चलती नहीं है वैसे, देख लेना इसमें। ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू। कोई नहीं। अब जैसे आप इसकी बात करोगे, तो देखो अब हम एक बार जो है मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। मैप में एक आपको आइडिया लगा देता, बता देता हूँ कि कौन सा कहाँ पर है। ये बना दिया था, याद भी कर लिया था। देखो ये यहाँ से और यहाँ तक की जो बॉर्डर लगती है ये उत्तराखंड की लगती है। ये आपके पास जो बॉर्डर लगती है ये इस तरह से नेपाल की लगती है। ये नेपाल है इस तरह से। तो ये तो नेपाल हो गया, नेपाल। और ये उत्तराखंड हो गया, ये पता ही है। ये बेसिकली बिहार हो गया, ये झारखंड हो गया, ये छत्तीसगढ़ हो गया, और ये मध्य प्रदेश हो गया, और इस तरह से ये हो गया। अब जैसे हम बात करेंगे तो यहाँ ये सहारनपुर है। सहारनपुर मैंने बता दिया था। देखो उत्तराखंड से जो है कितने बॉर्डर टच करते हैं, तो 7 बॉर्डर टच करते हैं। तो एक तो सहारनपुर हो जाता है, एक मुजफ्फरनगर ये हो गया, फिर बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर रामपुर, फिर बरेली, और फिर पीलीभीत। ये याद करा दिए थे, बस आज की क्लास के लिए मैं जो है रिपीट करा रहा हूँ इन सब चीजों को, भी बता रहा हूँ। फिर आप देख रहे हो यहाँ जो आएगा पीलीभीत के बाद क्या आएगा, लखीमपुर खीरी। इसके बारे में बताया था, ये क्या है, सबसे बड़ा जिला है। फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर क्या सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगढ़, फिर कुशीनगर, फिर देवरिया। तो आप यहाँ देख रहे हो ये महाराजगंज तक क्या है, नेपाल है। तो यहाँ से और यहाँ तक महाराजगंज तक नेपाल है। फिर क्या आएगा, बिहार। बिहार से आपके पास है महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली। सोनभद्र का आपको बताइए कि सोनभद्र जो है 3 उसको जो है टच करता है। तो इधर तो जो है ये किसको टच करता है, झारखंड को, इधर ये बिहार को, इधर छत्तीसगढ़ को, और इधर ये एमपी को करता है। एमपी में मैंने आपको बता दिया था, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी। और आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो अभी मैंने बताया था, झांसी, जोलान, हरीमपुर, महोबा, और आपके पास ये ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, इस तरह से मैंने आपको बताया था ना, इस तरह से आपको बताया था, इस तरह से कि ये क्या है। तो ये तो आपके पास पड़ता है बुंदेलखंड, ठीक है ना। और आपके पास इस तरह से ये देखो बरेली से ये क्या है, ये रामपुर से ही निकलती है ऐसे, तो ये रामपुर से, और ऐसे निकलते हुए ये बदायूं वगैरह, इस तरह से ये बदायूं वगैरह, और इस तरह से ये जाते हुए ऐसे, और ऐसे जाके ये इस तरह से जो ये बन जाता है, ये बन जाता है इधर क्या, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। ये क्या है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। और बीच वाला पार्ट क्या है, अवध है, और इधर क्या है, पूर्वी। और ये जो मैंने आपको बताया है, ये बरेली वाला पार्ट जो है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास रोहिलखंड। अब इन सबकी आपको जो है मैपिंग का जो है पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर है। तो जैसे अगर ये इसकी जानकारी आपको होगी, तो आप जो है इजिली जो है इसको कर पाएंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड से कितने जो है राज्य टच करते हैं। तो उत्तराखंड से कितने करते हैं, 7 मैंने आपको बताए थे। उत्तराखंड से कितने करते हैं, 7। नेपाल से कितने करते हैं, तो नेपाल से भी कितने करते हैं, 7। तो उत्तराखंड से 7 करते हैं, ठीक है ना। नेपाल से भी कितने करते हैं, 7 करते हैं। तो इससे भी 7 करते हैं, नेपाल से भी 7 करते हैं, बिहार से भी कितने करते हैं, 7। झारखंड से 1 करता है, झारखंड से कौन है, सोनभद्र। छत्तीसगढ़ से भी सोनभद्र, मध्य प्रदेश से भी सोनभद्र। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 और से किससे गिरा हुआ है। एमपी से करते हैं 11, राजस्थान से 2, हरियाणा से 6, दिल्ली से 2,
और हरियाणा से उस एचपी से एक ही करता है जो है आपके पास सहारनपुर, और सबसे छोटी सीमा ही बनाता है। तो ये आपको जो है इतनी बात पता होनी चाहिए। तो इनके अगर जैसा आपके पास सबकी मैपिंग है, सबको आपको ध्यान में पता है कि किसकी मैपिंग कहाँ पर है, कौन सा क्या है, तो आप इसके जो है जो फोक है उनको आप जो है इजीली जो है याद कर सकते हो। तो इन्हीं के अब देखो इन सबके आपने मैपिंग बताई दी थी मैंने ये आपके पास। इधर सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गाजियाबाद है, नोएडा है, गौतम बुद्ध नगर है, मथुरा है, इधर अलीगढ़ है, यहाँ बुलंदशहर है, बुलंदशहर के ऊपर हापुड़ है, मैंने बताया सबसे छोटा है, फिर यहाँ मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, अमरोहा है, संभाल है, बदायूं है, बरेली है, कासगंज, एटा। तो ये सब आपको जो है पता होना चाहिए, इधर गोंडा वगैरह ये। अब यहीं से आगे जो है हम इसके बारे में बात करते हैं। तो अब आप हेडिंग डाल ली थी आपने कि लोक नृत्य। तो लोक नृत्य की आप जो है लोकगीत, तो पहले लिखो लोकगीत। तो लोकगीत में अब आपने जो है कुछ लोकगीत मैं आपको बता रहा हूँ, तो पहले मैं आपको चार बताऊंगा, चार वो हैं जो एग्जाम में आपसे जो है बार बार जो है पूछे जाते हैं। और उस चार के बाद जो है फिर आगे हम जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इसमें लिखो, लोकगीत में जो सबसे पहले लिखा जाएगा आपके पास वो लिखा जाएगा क्या, रसिया। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि रशिया किस क्षेत्र में पूछ बोला जाता है, तो रशिया, यहाँ लिखो आप रशिया, रशिया। अब रशिया जो बोला जाता है, रशिया बोला जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, जिसे आप क्या बोल देते हो, ब्रजभूमि। तो ब्रजभूमि में जो है रशियन लोकगीत है। फिर हम बात करते हैं अवध। तो अवध में जो है कौन सा बोला जाता है, तो अवध में बोला जाता है आपके पास कजरी। अवध में क्या बोला जाता है, तो अवध में बोला जाता है कजरी। अवध में एक तो कजरी बोला जाता है, और इसी कजरी के साथ साथ एक और निकले ना, वो निकले ना नकटा। क्या लिख लेना, नकटा। तो एक तो कजरी हो गया और दूसरा आपके पास क्या हो गया, नकटा। तो दो लोकगीत तो कजरी और नकटा कहाँ पर बोले जाते हैं, अवध में। नकटा भी याद नहीं रहना है, कजरी का आपको याद रखना। रेसिया कहाँ बोला जाता है, तो रेसिया बोला जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। फिर अगर हम बात करेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो पूर्वांचल, जिसे आप पूर्वांचल बोल देते हो, इसको इसमें बोला जाता है क्या, बिरहा। क्या बोला जाता है, बिरहा, बिरहा। तो बिरहा आपके पास कहाँ बोला जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो गया आपके पास बिरहा हो गया, अवध का हो गया, और आपके पास है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है एक आपके पास बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड में बोला जाता है आला लोकगीत या फाग, आला लोकगीत। ये कहाँ बोला जाता है, आला, ठीक है ना। तो एक आपके पास हो गया आला लोकगीत। तो ये बेसिकली आपको जो है चार याद रखने हैं। तो इधर आपके पास बिरहा हो गया, इधर आपके पास रसिया हो गया, इधर आपके पास आला हो गया। अब जैसे सपोज करो इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि आला लोकगीत कहाँ पर बोला जाता है, किस जिले में बोला जाता है। तो चार ऑप्शन होंगे, एक होगा हरियाणा, सॉरी एक होगा आपके पास मेरठ, एक होगा आपके पास जो है सोनभद्र, एक होगा आपके पास बांदा, और एक होगा आपके पास लखीमपुर खीरी। तो आप समझ जाओगे कि आला, तो आला के आप समझ जाओगे कि आला जो लोकगीत है वो इधर बोला जाता है, आला लोकगीत इधर बोला जाता है। तो आला लोकगीत गीत अगर इधर बोला जा रहा है, तो यहाँ पर बताओ मेरठ, तो मेरठ की लोकेशन यहाँ पर होगी, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन क्या दिया था मैंने, तो लखीमपुर खीरी, ये इधर हो गया। एक सोनभद्र, तो सोनभद्र का ऑप्शन आपके पास यहाँ पड़ रहा है। तो बुंदेलखंड में कौन से पड़ते हैं, तो वैसे में आपको पता चलिए चल जाना चाहिए था कि बुंदेलखंड के इस एरिया में कौन सा बोला जाता, तो इस एरिया में बोला जाता आला। और बुंदेलखंड में कौन कौन से आते हैं, तो सात आते हैं। तो साथ में कौन कौन सा, एक तो जालौन है, एक झांसी है, एक बांदा है, एक चित्रकूट है, एक मोगा, और एक कौन सा है, हमीरपुर है। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए। इसी तरह से आपके पास पूछा जाएगा कि रशिया, तो कि रशिया लोकगीत कहाँ पर बोला जाता है। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि रशियन लोकगीत कहाँ पर बोला जाता है, तो रशियन लोकगीत का आपको जो है ध्यान रखना, कहाँ पर बोला जाता है, आपके पास ब्रजभूमि में, मतलब जहाँ पर खड़ी लैंग्वेज है। तो चार ऑप्शन में जैसे दे रहा हूँ कि रशियन लोकगीत कहाँ पर बोला जाता है। तो एक ऑप्शन में है हापुड़, एक ऑप्शन में है आपके पास क्या, ललितपुर, एक में है झांसी, और एक में आपके पास प्रयागराज है। तो आपको पता चल चुका है कि रशिया, तो रशिया लोकगीत आपके पास जो है यहाँ पर बोला जाता है। तो सॉरी, रशिया लोकगीत इधर बोला जाता है। तो एक मैंने बोला था अभी क्या, बांदा बोला था, या झांसी, जो कुछ भी ऑप्शन था, तो बांदा और झांसी इधर आ रहा है, तो इसलिए तो होगा नहीं। फिर दूसरा ऑप्शन जो मैंने बोला था आपके पास, ये सोनभद्र प्रयागराज, तो इधर आ गया। तो आप देखोगे कि इस एरिया में कौन सा पड़ रहा है, तो इस एरिया में आपके पास हापुड़ पड़ता है। तो हापुड़ इस तरह से जो आपको याद रखना। अब बात करते हैं इसकी। देखो एग्जाम के हिसाब से तो ये आपके पास जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से चार में से जो है क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। लेकिन फिर भी इसके बारे में कुछ आपको जो है कुछ जानकारी जो है इकट्ठी कलेक्ट कर लेनी चाहिए। अब उन जानकारियों के बारे में मैं आपको जो है बता देता हूँ। तो अब एक काम करो, इसमें जो है लिखना स्टार्ट करो।
अच्छा एक काम करो, इसका जो है ये हो गया, लिखो इसके बारे में, लिखो। देखो पूर्वांचल का बता दिया था, पूर्वांचल में, पूर्वांचल क्षेत्र में आपके पास क्या बोला जाता है, ब्रह बोला जाता है। अब लिख लो इसमें कुछ जो है नाम लिख लो। देखो एग्जाम के हिसाब से तो ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बताया ना, ये जो मैपिंग का था ये इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से पूछा जाता है। लेकिन अगर जैसा आपको लिखा दे रहा हूँ तो मैं कुछ लिखा दे रहा हूँ, इनको आप जो है लिख लो। लिखो कजरी, मतलब मैं कुछ नाटक बता रहा हूँ तो पूर्वांचल, पहले आप हेडिंग डालो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश, मतलब इस वाले क्षेत्र में कौन कौन से लिख बोले जाते हैं, तो इस वाले का लिख लो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश। तो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में लिखो कजरी, कजरी चोलर, कजरी चोलर कराही, कजरी चोलर कराही, गारी, ब्राहा, बधाई गीत, बधाई गीत आदि। तो ये तो हो गया पूर्वांचल उत्तर प्रदेश, ये किस कौन सा हो गया, ये पूर्वांचल उत्तर प्रदेश हो गया। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के बाद आप जो है लिखो, लिखो अब पूर्वांचल, लिखो। अच्छा इसमें एक लिख लो, जो कजरी है, लिखो नोट करके लिख लो, कजरी मुख्य रूप से, कजरी मुख्य रूप से, देखो कजरी बोला जाएगा अवध में, तो अवध का कोई भी डिस्ट्रिक्ट आपसे जो है पूछा जा सकता है, अवध ये बीच में आता। तो ऐसा कोई जो इसमें होंगे ना, जो बॉर्डर पे होंगे, बॉर्डर, तो बॉर्डर वाला नहीं पूछा जाता, कोई बिल्कुल प्रॉपर पूछा जाएगा। और अवध में जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक ही क्वेश्चन आता है, आप उसके बारे में, कजरी के बारे में लिखो, कजरी का मुख्य रूप से विशेष क्षेत्र, कजरी का मुख्य रूप से विशेष क्षेत्र मिर्जापुर व वाराणसी है, मिर्जापुर व वाराणसी है। मिर्जापुर में वाराणसी। और कजरी के बारे में और लिखो, चलो कजरी के बारे में लिखो, कजरी लोकगीत का प्रयोग, कजरी लोकगीत का प्रयोग सामान्यतः, देखो अगर कोई पूछेगा कि कजरी जो लोकगीत है कहाँ पर बोला जाता है, अवध में बोला जाता है, पहली कंडीशन ये होगी, कजरी लोकगीत अवध में बोला जाता है। दूसरा लिखो, अगर कोई पूछेगा कि अवध में भी कहाँ पर बोला जाता है, तो जो इसका मेन एरिया है वो कौन सा, मिर्जापुर और वाराणसी है, ठीक है ना। दो बात होगी इसमें, एक तो अवध में बोली जाती है कजरी, और दूसरा मिर्जापुर और वाराणसी। अगर कोई आपसे पूछे कि कजरी क्यों क्यों गाया जाता है, क्या इसकी जो है खासियत है, क्या इसकी क्वालिटी है, तो लिखो कजरी के बारे में लिखो, कजरी लोकगीत का प्रयोग सामान्यतः, कजरी लोकगीत का प्रयोग सामान्यतः अपने प्रेमी के लिए, अपने प्रेमी के लिए एक युवती की लालसा का, एक युवती की लालसा का वर्णन करने के लिए है, एक युवती की लालसा का वर्णन करने के लिए है, ठीक है ना। तो कोई एक तो बस यही बात याद रखनी कि क्यों गाया जा रहा है, का क्या इसकी क्वालिटी है, कहाँ पर गाया जा रहा है, तो यही आता है, एक तो क्वेश्चन इसमें यही आता है, मिर्जापुर वाला ही। अच्छा एक ब्रह और लिख लो, ब्रह के बारे में दो चार लाइन और लिख लो, बस याद आपको पता होना चाहिए कि जैसे गाए जाते हैं कि क्यों गाए जाते हैं, जैसे आपको रशिया का पता होगा क्यों गाया जाता है, इनके बारे में चलो मैं बता देता हूँ, लिखो ब्रह के बारे में लिख लो, ये ब्रह, ये मैंने हेडिंग डाली ब्रह, ब्रह के बारे में लिखो। इसे अहीर समुदाय द्वारा गाया जाता है ज्यादातर, अहीर, देखो अहीर एक कास्ट है, ये पूरब की तरफ पाई जाती है, मतलब ऊपर तो नहीं पाई जाती। जो अहीर है बेसिकली जो यादव होते हैं, यादव ही अहीर होते हैं, मतलब उन्हीं का नाम चेंज करके उनको जो है अहीर बोल दिया जाता है, एक ही होते हैं यादव और अहीर, ठीक है ना। इसे अहीर समुदाय द्वारा बोला जाता है। देखो ब्रह शब्द का वियोग, ब्रह शब्द का अर्थ है वियोग, ठीक है ना, ब्रह शब्द का प्रयोग,
अर्थ है वियोग। तो अब एक बात समझ गए होगे कि इसका जो यूज है कहाँ किया जाता है, तो वियोग में। वियोग मतलब बिछड़ना, इसमें किया जाता है इसका प्रयोग। और इसका जो यूज है, तो देखो आप एक बात समझ रहे होगे कि अगर कोई पूछे कि बिरह का कहाँ बिरह गाया जाता है, तो बिरह जो लोकगीत है ये बेसिकली बिहार और यूपी का है। तो आप देख रहे हो इस साइड गाया जाता है, इधर से मिलता हुआ क्या है आपके पास, बिहार है। तो ये दोनों जगह का है। अब हुआ क्या था, जब इस क्षेत्र के लोग बेसिकली बाहर काम करने गए थे, तो जब ये बाहर काम करने गए थे तो ये अपनी संस्कृति को लेके गए, और ले जाने के बाद इन्होंने जो है, जो ब्रह लोकगीत है ये बेसिकली फॉरेन में भी जो है काफी प्रचलित है। तो लिख लो इस वाली बात को, लिखो। ब्रह शब्द इतने तीखे और चुटीले, ब्रह शब्द तीखे और चुटीले शब्दों का प्रयोग करके गाया जाता है। ठीक है ना। लिखो ब्रह के जनक, ब्रह के जनक बिहारी लाल यादव है। ये बिहारी लाल यादव थे बिरह के जनक। कोई मतलब पूछने वाली बात है, देखो बिरह, वैसे देखो बिहार से क्वेश्चन पता कैसा आता है, बिरह से क्वेश्चन इस तरह से आएगा, बिरह लोकगीत कहाँ पर गाया जाता है। तो एक तो ये ऐसे पूछा जाता है कि यूपी बिहार, वैसे तो आपको समझ जाएगा या तो यूपी होगा ऑप्शन में या बिहार होगा। तो एक तो पहला क्वेश्चन यही है। और यूपी स्पेशल में जब पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, तो वैसे तो सेंटर में ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो यूपी स्पेशल पूछा जाएगा कि कौन से पार्ट में गाया जाता है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ लगता हुआ। ऐसे भी नहीं पूछेगा तो आपके पास कोई ऑप्शन दे देगा, कोई यहाँ के आसपास का जिला देगा। जिला ध्यान रखना, जिला कभी भी यहाँ का नहीं देने का है, जिला देगा इधर का मिलता हुआ। क्योंकि यहाँ तो ऐसे है ना, जो यहाँ जिले होंगे वो इधर भी आएंगे, इधर भी काउंट होंगे, दोनों जगह काउंट होंगे। तो इधर का कोई जो है आपके पास जो है जिला दे देगा, इस तरह से आपके पास। और अगर ज्यादा ही उसने हार्ड क्वेश्चन बनाया तो इसके जनक पूछ लेगा। इसके क्या पूछेगा, जनक। तो जनक इसके कौन है, तो इसके जनक लिख लो, बिरह के जनक है, क्या बताया मैंने, बिहारी लाल यादव। और ये जो, जब इधर के बिहार के और यूपी के आदमी आपके पास ये जो विदेशों में काम करने गए थे, तो जब ये मेहनत मजदूरी करने गए थे तो ये काफी संख्या में गए थे। तो जब कोई आदमी कहीं काफी संख्या में जाता है तो अपनी संस्कृति को भी साथ लेकर जाता है। तो मॉरिशस वगैरह में भी ये चले गए थे, तो मॉरिशस वगैरह में भी जो है इसका जो है प्रयोग होता है। तो आप लिखना चाहो लिख लो, मॉरिशस, मॉरिशस, टोबैगा जैसे देशों में भी बिरह के ये गीत गाए जाते हैं। तो क्यों गाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग वहां गए और उन्होंने वो गाया, अब वो वहीं के बनकर रह गए, लेकिन अपनी संस्कृति को नहीं भूले। तो ये आप ग्रह हो गए, समझ गए होगे। लिखो, अब लिखो रसिया। तो रशिया बेसिकली ये है, रशिया आपको पता है ब्रजभूमि में, लिखो रशिया के बारे में लिख लो दो लाइन। लिखो, इसे भगवान कृष्ण की उपासना, इसमें भगवान कृष्ण की उपासना विभिन्न तरीकों से की जाती है। बेसिकली मथुरा साइड में ज्यादा गाया जाता है रशिया। इसमें भगवान कृष्ण की उपासना विभिन्न तरीकों से की जाती है। यह आध्यात्मिक एवं भौतिक भक्ति भाव को प्रदर्शित करता है। यह आध्यात्मिक एवं भौतिक भक्ति भाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। अब आप हेडिंग डालो लोक नृत्य, लोक नृत्य हेडिंग डालो। अब लोक नृत्य इसी में ही, यहीं पे जो है लोक नृत्य को समझ लेते हैं। तो ये बेसिकली आप इसको बता दोगे कि देखो यही पूछा जाएगा, एक तो ब्रह पूछा जाएगा। अच्छा, ये नट का जो है ना, नट का बेसिकली ये शादी ब्याह में गाया जाता है। और जैसे जो देवर भाभी ना मजाक करते हैं ना, तो जैसे भाभी जब देवर से मजाक वगैरह करती हैं तो उस समय में ये गाया जाता है। तो उसमें है ये शादी वगैरह में। तो शादी में जब ढोलक लेके बैठती हैं लेडीज, और उसमें जब देवर भाभी या जो रिलेटिव ऐसे लगते हैं जो रिश्ते में मजाक के रिश्ते होते हैं,
उस समय जो गीत गाए जाते हैं थोड़े रोमांटिक टाइप के, उसमें जो है ये गाया जाता है। तो ये आपको जो है पता होना चाहिए इतना। अब आप एक काम करो, इसमें ही जो है अब हेडिंग डालो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। तो लोक नृत्य को आप एक काम करो, जैसे लोक गीत है तो गीत, इनके आगे गीत लिख दो चाहे तो। मैं तो यहीं पे बना दे रहा हूँ, अगर आप अलग बनाना चाहो तो अलग बना सकते हो, कोई वो नहीं है इसमें। तो इसमें तो लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप एक काम करो, लोक नृत्य की हम बात करते हैं। अच्छा रशिया तो आपको बता दिया ना राधा कृष्ण की फिल्म। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे किसकी, रुहेलखंड की। सॉरी, तो रुहेलखंड में आते हैं आपके पास, रुहेलखंड का लिख लो आप। रुहेलखंड का नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, ये दिखाई दे रहा है रेड से। चलो इसी से देख लेते हैं। देखो अगर हम बात करेंगे रुहेलखंड की, तो रुहेलखंड में आपको लिखने हैं, रुहेलखंड में लिख लो, एक तो लिखो पाइडा। पाइडा ये लोक नृत्य है, लोक नृत्य है पाइडा। एक लिखो सहरा, पाइडा हो गया। एक लिखो आपके पास सहरा, एक लिखो राई, एक लिखो दीपावली। अब इनके बारे में बताऊंगा कहाँ कैसे कैसे कैसे, पहले आप इसको लिख लो, एक हल्की हल्की मैपिंग दे। तो इस वाले एरिया में तो ये गाए जा रहे हैं, ठीक है ना, पाइडा सहरा राई दीपावली, ठीक है ना। और इसके बाद जो है अगर आप लिखोगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, तो इसमें लिखो नटवरी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नटवरी, नटवरी। तो नटवरी गीत कहाँ पर लोक नटवरी लोक नृत्य कहाँ का है, तो यह है आपके पास पूर्वी उत्तर प्रदेश का, बुंदेलखंड के, ये मैंने आपको जो है बता दिए हैं, ठीक है ना। और दूसरा आपके पास इधर का लिखो अवध। तो इसका क्या बोलते हैं, आप एक काम करो, चरकुला, इसका लिखो, इसका लिखो चरकुला। चरकुला हो गया आपके पास, इसका नटवरी हो गया, ठीक है ना। अब एक काम करो, इनके इसका लिख लिया, एक लिखो लठमार होली। अब एक काम करो, इसके बारे में इतना ही रहने तो मैं लिखाना स्टार्ट करता हूँ इसके बारे में, क्योंकि इसमें जो है मैपिंग से बन नहीं पाएगा ज्यादा। इनको लोग जो लोकगीत है उनको तो आप मैपिंग से देख लेना, इनके बारे में बता देना कुछ फैक्ट है, क्योंकि अब ऐसे मैपिंग से हो नहीं पाएंगे। तो पहले लिखो आप लठमार होली। क्या लिखना, लठमार होली। तो लठमार होली, तो लिखो लठमार होली, यह बनारस और मथुरा के क्षेत्र में मनाई जाती है। इसमें बेसिकली क्या काम करते हैं, मतलब जब होली खेली जाती है तो जो जेंट्स होते हैं, तो जेंट्स अपने सर पर कुछ रख लेते हैं इस तरह से, एक गोल गोल टाइप का, और फिर जो है लेडीज है उनके खोपड़ी पे क्या है, लठ मारती हैं, तो इसको बोला जाता है लठ मार होली। तो बेसिकली यूपी में ये बहुत ज्यादा प्रचलित है, ठीक है ना। दूसरा लिखो, लिखो पाई डंडा नृत्य। पाई डंडा नृत्य, ये है ना, पाई डंडा नृत्य, ये पाई डंडा, पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। पाई डंडा नृत्य बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा किया जाता है। मतलब आपसे पूछा जाएगा कि पाई डंडा नृत्य कहाँ पर किया जाता है, तो पाई डंडा नृत्य कहाँ पर किया जाता है, बुंदेलखंड में किया जाता है। तो बुंदेलखंड होगा, या इसमें से कोई जो है उसका जो है डिस्ट्रिक्ट पूछ लेगा। आगे लिखो राई नृत्य, ये ना राई नृत्य, ये राई, राई नृत्य लिखो, राई नृत्य बुंदेलखंड में बनाया जाता है। इसे बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है, इसे बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा बनाया जाता है। इसमें महिलाएं मोर नृत्य करती हैं। देखो होता क्या, जो इसके पास राई नृत्य है ना,
तो राई नृत्य में बेसिकली जो मोर के पंख होते हैं, मोर के पंख लगा कर महिलाएं जो है पीछे मोर के पंख लगा लेती हैं और फिर इस तरह से जो है डांस करती हैं। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में। तो लिख लो, बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है और इसे म्यू नृत्य करती हैं, इसमें म्यू नृत्य करती हैं। यह श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के समय मनाया जाता है, यह श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के समय मनाया जाता है। ठीक है, आगे लिखो आप, दीपावली नृत्य। दीपावली नृत्य, ठीक है, लिखो। इसे बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा मनाया जाता है। इसे बुंदेलखंड के अहीरों द्वारा मनाया जाता है। इसमें दीपों को सर पर रखकर नृत्य किया जाता है, इसमें दीपों को सर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ठीक है ना। अब एक इम्पोर्टेंट लिखो, ये एग्जाम में पूछा गया था, तो लिखो इसे, इम्पोर्टेंट करके लिख लेना। लिखो, चौरसिया नृत्य जौनपुर में कहारों के द्वारा किया जाता है। कहारो बेसिकली एक कास्ट है। चौरसिया नृत्य जौनपुर में कहारों के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। लिखो, नटवरी नृत्य। देखो अगला लिखो, नटवरी नृत्य। तो ये जो मैंने नटवरी नृत्य बोला था ये, तो लिखो, नटवरी नृत्य पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहीरों के द्वारा किया जाता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अहीरों के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य नटवर भगवान के सम्मान में होता है। यह नृत्य नटवर भगवान के सम्मान में होता है। यह नृत्य नटवर भगवान के सम्मान में होता है। सर इस लाइन को एक बार रिपीट कर दीजिए। देखो, नटवरी नृत्य, जो ये नटवरी नृत्य है ना, तो आपसे पूछा जाएगा नटवरी नृत्य कहाँ पर होता है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में होता है। क्यों होता है, तो नटवर भगवान के सम्मान में ये नृत्य होता है। कौन करते हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो अहीर कास्ट है वो करती है, अहीरों के द्वारा किया जाता है। बस इतनी बात याद रखनी है इसमें। एक इंपॉर्टेंट करके लिखो, चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य, चरकुला नृत्य लिखो, चरकुला नृत्य में यह नृत्य ब्रज भूमि पर किया जाता है। ब्रज भूमि में आपसे पूछाएगा चरकुला नृत्य कहाँ कहाँ से संबंधित है, तो चरकुला नृत्य आपके पास कहाँ से संबंधित है, ब्रज भूमि पे। ठीक है ना। उसमें ऑप्शन होंगे बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अवध और ब्रजभूमि। तो कहाँ से रिलेटेड है, ब्रजभूमि। और ब्रजभूमि का मतलब आसपास का कोई एक आध डिस्ट्रिक्ट दे देगा, जैसे ब्रजभूमि आपको पता ही है क्या पड़ते हैं, मथुरा वगैरह ये तो आपको पता ही है। तो बस एक आइडिया होना चाहिए कि किस एरिया में है ये। तो क्या लिख रहे हैं, चरकुला नृत्य ब्रजभूमि पर किया जाता है, ब्रजभूमि में किया जाता है। यह एक घड़ा नृत्य है। यह एक घड़ा नृत्य है। देखो ये घड़ा नृत्य है, देखो इसमें करते क्या है? एक सिर पर एक जो है गोल गोल एक रथ का पहिया रखेंगे
और उस रथ के पहिए पर ऊपर क्या रखेंगे, घड़े रखेंगे, और तब इसको जो है डांस किया जाए इस तरह से। रसिया आपको पता ही है, रसिया का मैंने बता दिया। रसिया लोक नृत्य का संबंध किससे है, भगवान कृष्ण की उपासना से है। लिखो, एक लिखो नौटंकी। नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रचलित लोक नृत्य है। ये क्वेश्चन तो वैसे पूछा जाता है कि पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, तो कौन सा है, नौटंकी। लिखो, नौटंकी उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। नौटंकी में आपको पता ही होगा, लिख लो इसमें नौ, इसमें आगे लिखो नौटंकी रामलीला का आयोजन। नौटंकी रामलीला का आयोजन, नौटंकी रामलीला का आयोजन सितंबर ओब्लिक अक्टूबर माह में किया जाता है। सितंबर ओब्लिक अक्टूबर माह में किया जाता है। देखो नौटंकी के बारे में बता दूं मैं आपके पास। नौटंकी में बेसिकली होता क्या है, जो पहले ये थे ना, जैसे पहले जैसे जब सिनेमा नहीं था तो लोग क्या करते थे, मनोरंजन के लिए जो है स्टेज पर जाकर डांस वांस ये करते थे। तो उसमें जो है एक प्रोग्राम करते थे, तो प्रोग्राम जो होता था वो किसी कहानी बेस पर होता था। तो जैसे लैला मजनू की कहानी, हीरे रांझा, तो इस तरह से कहानियां मतलब एक जो है, जैसे स्टेज पर जो है एक प्रोग्राम टाइप का होता था। तो उसमें जो है कोई करेक्टर बनते थे, एक लैला मजनू बनता था, कोई मजनू बनता था, सॉरी कोई लैला मजनू तो नहीं, हीरे रांझे ज्यादा चलते थे। तो जैसे हीरा, एक कोई हीरा बन गया, कोई रांझा बन गया, और उनकी फैमिली के करेक्टर बन जाते थे। तो उसमें फिर डांस होता था, डांस के साथ साथ जो है आपके पास गाना बजाना, तो ये सब चीजें होती थी। तो वहीं से ही आया था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये आया, तो सिनेमा वगैरह आया, तो इसकी जो है इम्पोर्टेंस जो है कम होगी। लेकिन इसका जो है नौटंकी का ही एक दूसरा रूप है जिसे आप बोलते हो रामलीला। तो रामलीला जो है बेसिकली ये नौटंकी ही है। जो रामलीला हम देखते हैं जो होती आई है, तो ये नौटंकी ही है। तो नौटंकी में अब रामलीला तो चूंकि धार्मिक उससे जो है रिलेटेड होगी, तो ये तो चलती चली आ रही है। और जो और चीजें थी वो जो है विलुप्त होती जा रही है धीरे धीरे। लेकिन अभी भी जो है संरक्षण वगैरह इनको जो है दिया जाता है। आगे इसमें एक लाइन और लिखो, नृत्य की कथक शैली। नृत्य की कथक शैली उत्तर प्रदेश की है। नृत्य की कथक शैली उत्तर प्रदेश की है। ठीक है ना। अब देखो, मैं तो कराना तो कुछ और था। अब आज बच्चे भी कम आए हैं, तो एक काम करता हूँ मैं, आज आपको जो है इसमें नया टॉपिक नहीं करके मैं कुछ तुम्हें और करा देता हूँ। ठीक है ना। और कराने का मतलब ये है मेरा। आप ये बताओ, आप आंसर राइटिंग जानते हो नहीं जानते, बताओ कि नहीं। आंसर राइटिंग जानते हैं आप, आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, कितना करते हैं, क्या करते हैं। जैसे वर्ड, क्योंकि अब ऐसा है ना, जैसे आंसर राइटिंग होगी, तो आंसर राइटिंग तब तक नहीं हो पानी कि जब तक आपको आंसर का पता नहीं होने का कि आंसर राइटिंग करते कैसे हैं। अब कुछ इसकी जो है टर्म्सोलॉजी होती है, जो बेसिकली मतलब ये उसके लिए मैं बता रहा हूँ, यूपी स्पेशल के लिए नहीं बता रहा हूँ। बेसिकली होता क्या है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जब आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं ह्यूमैनिटीज में, तो उसमें क्योंकि जिन जिन सब्जेक्टों में आंसर राइटिंग होती है, अब जैसे साइंस है तो साइंस में कोई आंसर आंसर राइटिंग नहीं होती, तो उसमें तो कोई ऐसी जरूरत होती नहीं है। तो इसमें आपको जो है कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए। जैसे हम कोई क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन में हमने जो है ये कर दिया कि कोई क्वेश्चन दे दिया। अब जैसे क्वेश्चन हमने कोई भी एक क्वेश्चन दिया और उसमें लास्ट में लिख दिया कि विवेचना कीजिए। तो आप क्या विवेचना का मतलब आप समझते हो कि विवेचना का मतलब किस चीज से है, क्या है, बताओ, इसको बताओ। बता अगर दीजिए नहीं, आप। जैसा होता नहीं है कि जैसे ये पूछा जाएगा कि बक्सर की लड़ाई या मतलब प्लासी की लड़ाई क्या एक निर्णायक निर्णायक लड़ाई थी, इस पर विवेचना कीजिए। या दे देगा, इसी पर व्याख्या स्पष्ट कीजिए, या विश्लेषण कीजिए, या आलोचना कीजिए, या टिप्पणी कीजिए, या वर्णन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, क्या आप सहमत हैं। ठीक है ना। अमुक कथन के
अमुक कथन के प्रकाश में कुछ शब्द दीजिए या परीक्षण कीजिए। तो जब आप मेंस का आंसर लिखते हो तो क्या आप इन सबको एक ही मतलब समझते हो या कुछ अलग अलग मतलब समझते हो इनका, ये बताओ तुम मुझे। सर जैसे कि आपने कहा कि बक्सर का युद्ध है, इसकी विवेचना मतलब इसमें क्या उपविवेचना कीजिए इसको, तो फिर सर इसमें जैसे कि इसकी जो घटनाएं थी, मतलब जिस तरीके से हुआ था, सारे कारण जो थे, मतलब वही लिखेंगे ना। अच्छा, क्या क्या मतलब समझ रहे हो आप, विवेचना का क्या मतलब बता रहे हो? जैसे कि बक्सर का युद्ध में जो घटना थी, किस वजह से हुआ, क्या हुआ, ये करेंगे ना उसमें विवेचना में। अच्छा अच्छा, और आलोचना करने का मतलब, बस ये बताओ मुझे। जैसे कोई वर्ड आए, कोई एक क्वेश्चन दिया, उसमें दे दिया कि इसके बारे में इसकी आलोचना कीजिए, तो आलोचना में आप क्या लिखते हो? सर इसके लिए आप ही बता दीजिए। जैसे आप ये, जैसे क्वेश्चन ये दे दिया जाए, महाराणा प्रताप, ठीक है ना, भारत की, क्या बोलते हैं, क्या टर्म से, एक सांप्रदायिकता, इसके लिए क्या वर्ड होता है सांप्रदायिकता के लिए, मतलब क्या क्या बोलते हैं इसको, जो मतलब देश की एकता अखंडता के लिए क्या वर्ड होता है एक? संप्रभुता। हम्म। सर संप्रभुता। हाँ मतलब यही है। जैसे मतलब यही है कि क्या महाराणा प्रताप देश की संप्रभुता के लिए एक घातक सिद्ध हुए, इसकी विवेचना कीजिए। अब देखो होता क्या है, जैसे महाराणा प्रताप एक ग्रेट पर्सनैलिटी है, मैं उस पर क्वेश्चन पे नहीं जा रहा हूँ, मुझे बता रहा हूँ। अब मुझे बताओ, जैसे इसमें लिख दिया मैंने आलोचना कीजिए, अब तुम क्या बताओगे इसके बारे में? क्योंकि क्वेश्चन ये एक बार ये पूछा हुआ है, एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, क्योंकि उनके दोनों मतलब आपको पता होगा ना, ह्यूमैनिटीज में दोनों पर्सपेक्टिव जानने होते हैं। ये पता ही ना, बताना तुम आपको ये कैसे लिखाना है कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये आप इनको जानते हो? सर आप बता दीजिए, पता नहीं है मुझे। अच्छा, तो अब एक काम करो, अब आप हेडिंग डालो, पहले एक डालो डिस्कस। डिस्कस, और डिस्कस के आगे आप लिखो इसमें विवेचना कीजिए। डिस्कस विवेचना कीजिए। तो देखो, जब कभी भी किसी वर्ड के आगे आ जाएगा कि डिस्कस कीजिए या विवेचना कीजिए, तो इसमें लिखो किसी विषय पर, किसी विषय पर विभिन्न विचार एवं दृष्टिकोण पर, किसी विषय पर विभिन्न विचार एवं दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए, चर्चा करते हुए फिर अपना विचार देना। किसी विषय पर विभिन्न विचार एवं दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए अपना विचार कर देना। इस बात का मतलब समझे, देखो जब कभी भी किसी के विवेचना की बात आएगी, तो विवेचना का मतलब ये होगा कि आप उसको, उस पर जो है विवेचना करनी होगी। और विवेचना कैसे करनी है कि जब उसमें जो है किसी का ओपिनियन देने हैं, तो ओपिनियन का मतलब यह है कि जैसे मान के चलो, हम किसी जैसे इस पे, जैसे हम बात करेंगे, जैसे उसके बारे में, धर्म के बारे में कोई बात हम डिस्कस कर रहे हैं, तो धर्म के बारे में अगर हम कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें हम गांधी जी का ओपिनियन रख सकते हैं, अंबेडकर का ओपिनियन रख सकते हैं, किसी का और का ओपिनियन रख सकते हैं कि धर्म के बारे में ये क्या पर्सनैलिटी बोल रही थी, मतलब एक समझाने के लिए मैं बात बता रहा हूँ। उसके बाद जो है आपने क्या काम करना होगा, अपना जो है फिर ओपिनियन देना होगा। तो फिर आप उसमें जो है अपने ओपिनियन दोगे, फिर जाके जो है ये वाली बात जो है कंप्लीट हो जाएगी, तो डिस्कस। तो जब विवेचना करनी होगी, तो विवेचना का मतलब ये होगा कि एक किसी एक पर्टिकुलर किसी एक पर्सन के जो है विचार देने, दूसरे के देने, उसके तीसरे के देने, मतलब एक के ही दे पाओगे, एग्जाम में इतना ज्यादा समय नहीं होता है, किसी का विचार देके फिर अपने विचार जो है उसमें जो है दे देने हैं, ठीक है ना। और फिर क्वेश्चन की तरफ जो है चले जाना। आगे लिखो एक्सप्लेन या व्याख्या कीजिए। ऐसा बोलते हैं, एक्सप्लेन या व्याख्या कीजिए। देखो इसमें
अब देखो जब किसी चीज की व्याख्या की जाएगी तो व्याख्या करने का मतलब ये होगा कि उस चीज के बारे में जो है पूछा जाएगा, तो आपको जो है अर्थ स्पष्ट करना होगा इसका। अर्थ स्पष्ट इस तरह से करना होगा, जैसे आप यहीं पे देखो, जैसे मैं हिस्ट्री से ही समझा रहा हूँ आपको ये सब चीजें। जैसे आपसे पूछ जाएगा कि बक्सर का युद्ध या प्लासी का युद्ध, क्या प्लासी का युद्ध जो है एक भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध था, प्लासी का युद्ध। तो अब आपको क्या काम करना होगा, इसमें तर्क देने होंगे, क्या था या नहीं, मतलब था तो क्या क्या आप उसमें जो है तर्क दे सकते हो, ठीक है ना। और उन तर्कों को देकर जो है फिर आप जो है स्पष्टीकरण दोगे उसका, मतलब उस बात को और जो है पक्का मजबूत करोगे तर्क देकर, कुछ बात बताओगे उसमें, कुछ फैक्ट बताओगे, ठीक है ना। तो ये है इस तरह से। और अधिक सूचनाएं दोगे, उसमें तथ्य दोगे, लिखो, लिखा जाए, अधिक सूचनाएं प्रदान कर किसी तथ्य को जिसे समझना थोड़ा कठिन हो, अधिक स्पष्ट करना। बाकी मैं क्वेश्चनों के थ्रू समझाऊंगा, पहले आप इसको लिखो इस तरह से, लिख लिया। सर सर क्या बोला, अधिक सूचना प्रदान कर। अधिक सूचनाएं प्रदान कर किसी तथ्य को, किसी तथ्य को जिसे समझना थोड़ा कठिन है, जिसे समझना थोड़ा कठिन है, अधिक स्पष्ट करना, अधिक स्पष्ट करना। आगे लिखो, विश्लेषण करना, एनालाइज। इसमें लिखो। अब देखो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, बड़ा परेशान करती हैं। देखो, किसी तथ्य का परीक्षण अथवा गहराई से विचार करना, किसी तथ्य का परीक्षण अथवा गहराई से विचार करना ताकि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए, ताकि इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है ना, लिख लिए। अगला लिखो, आलोचना का। आलोचना करो, लिखो। देखो, किसी भी तथ्य के अच्छे एवं बुरे पक्ष पर अपना निर्णय देना। देखो, आलोचना करने का मतलब ये होता है कि जैसे किसी के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप उसके पक्ष में भी जा सकते हो, विपक्ष में भी जा सकते हो, तो जहां आप जाना चाहो उस साइड जा सकते हो, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो क्वेश्चन वेरी करता है कि कभी कभार हम क्वेश्चन के पक्ष में भी जा सकते हैं, विपक्ष में भी जा सकते हैं, कभी कभार क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि विपक्ष में जाएंगे नहीं, उसके पक्ष में ही जाना होगा। तो वो डिपेंड करता है कि वो पूछना किस तरह से जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं कि क्वेश्चन में आप कुछ भी पूछ रहे हैं आप कुछ भी लिख दोगे, लिखो। सर एक एग्जांपल देके बता दीजिए। क्या चीज? सर एक एग्जांपल देके बता दीजिए, जैसे कि मतलब पक्ष में जाना है, पक्ष में, इस तरीके से। अच्छे अच्छे अच्छे, देखो, आलोचना करने का मतलब ये होता है कि, चलो मैं इसे समझा रहा हूँ। बक्सर की लड़ाई, अच्छा बताओ प्लासी का युद्ध कब हुआ? आपने पढ़ा ना बक्सर और प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ, चलो मैं बोलूँ। देखो जैसे प्लासी और बक्सर का सर युद्ध आपने पढ़ा, पढ़ा, हाँ पढ़ा है ना। कौन सा युद्ध इंपॉर्टेंट था पढ़ा इसमें? है सर। कौन सा युद्ध तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कौन सा युद्ध इंपॉर्टेंट था? सर बक्सर का। बक्सर का युद्ध क्यों था सर इंपॉर्टेंट? बताओ फिर क्यों था इंपॉर्टेंट। सर मेरे को अभी उसके बारे में एग्जैक्ट पक्का हाँ ढंग लेकिन से पता अब नहीं मैं है। समझ गया, आप अभी फील कर पा रहे होगे ना ऐसा मतलब एक अंडरस्टैंडिंग, तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध से ज्यादा निर्णायक था, इस कथन की आलोचना कीजिए, इस कथन की आलोचना कीजिए।
अब जैसे आलोचना करती, तो अब आलोचना का मतलब यह है कि जो बक्सर का युद्ध है वो प्लासी के युद्ध से ज्यादा निर्णायक था। तो अब इस कथन की आलोचना का मतलब यह हुआ कि आप इस बात को साबित भी कर सकते हो कि ये ज्यादा निर्णायक था, आपका मन कर रहा है तर्क देकर आप इसे जो है खारिज भी कर सकते हो, ज्यादा निर्णायक नहीं। ठीक है ना। तो जैसे अब ये तो आपको पता ही होगा कि वो निर्णायक था, ये तो आप खुद ही मानते हो, आपने पढ़ ही रखा। ठीक है ना। अब जैसे मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे नहीं मानता ये ज्यादा निर्णायक था, तो मैं इसके विपक्ष में तर्क दे दूंगा। तो विपक्ष में क्या तर्क दूंगा मैं, तो मैं ये समझा दूंगा। तो पहली बात तो मैं ये समझाऊंगा, जैसे आप देख रहे हो कि भी बक्सर का युद्ध यहाँ लड़ा गया। ठीक है ना। इस एरिया में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया। और उस समय भारत का जो मैप था वो इस तरह से भारत का मैप था, क्योंकि इधर जो है ये वेस्ट बंगाल भी आ रहा था उसमें, और इसमें जो है ये पाकिस्तान भी आ रहा था। तो भारत तो उस समय बहुत बड़ा था। ठीक है ना। तो अगर कोई आदमी कह रहा है कि बक्सर का युद्ध ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो इस बात का मतलब ये हुआ, तो आप देखो पक्ष में तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर वो एग्जामिनर क्वेश्चन ही ऐसा पूछ ले कि इसके विपक्ष में जाना, क्योंकि आगे मैं एक्सप्लेन बताऊंगा, तो अब उसमें विपक्ष में कैसे जाया जा सकता है। तो विपक्ष के लिए आप तर्क दे सकते हो। क्या तर्क दे सकते हो कि पहला तर्क तो ये दे सकते हो कि भी बक्सर का युद्ध ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। पहला तर्क ये है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि इंपॉर्टेंट आप बताओगे कि इंपॉर्टेंट था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध क्यों था इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्लासी का युद्ध लड़ा और प्लासी का युद्ध जीते, और जो प्लासी के युद्ध से उन्हें धन की प्राप्ति हुई, जो प्लासी के युद्ध से धन और मतलब जो धन और संपदा उनको प्राप्त हुई, और जो यहाँ से रेवेन्यू और टैक्स इन्होंने प्राप्त करा, उस टैक्स से इन्होंने जो है फिर बक्सर का युद्ध लड़ा और फिर बक्सर का युद्ध जीते। तो बताओ इस कथन से आपको ऐसा लग रहा है कि प्लासी का युद्ध ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। भाई आप कोई चीज खरीद रहे हो तो कहीं से आपने पहले पैसा लिया, तो पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना, तो एक तर्क ये दे सकते हो। दूसरा आप ये कह सकते हो कि भी बक्सर का युद्ध यहीं पर लड़ा गया इतने से एरिया में, और भारत जो है इतना बड़ा था उस समय, और इस छोटे से एरिया में अगर अंग्रेज जीत भी गए तो ये पूरा भारत भाग तो खाली था ना। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो। अब एक बार तो ये जो है साउथ का आदमी क्यों समझेगा कि भी बक्सर का युद्ध इंपॉर्टेंट था, उनको तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो आप ये एक तर्क दे सकते हो। तो मतलब वो क्वेश्चन पे वेरी करता है कि आपने जाना है नहीं जाना। तो अब आप देख रहे हो इसके विपक्ष में भी जाया जा सकता, पक्ष में आपको पता ही है। तो ऐसे बहुत सारे तर्क होते हैं, तो तर्क देने होते हैं हमने बेसिकली। तो कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। तो मतलब ये है कि जैसे आप कोई चीज पूछ रहा है, जैसे कोई चीज पूछी, तो तुम्हारा मन है कि हम इधर जाना चाहे, उसकी बात से सहमत है या नहीं सहमत, असहमत है, और उधर से हम जो है चले जा सकते हैं। आगे लिखो, टिप्पणी करना। आपको सच में नहीं पता है क्या इन वर्डों का। लिखो टिप्पणी करना। लिखो इसमें किसी कथन अथवा कार्य का मूल्यांकन करना अथवा परीक्षण करना। किसी कथन अथवा कार्य का मूल्यांकन करना अथवा परीक्षण करना। ठीक है ना। टिप्पणी करने को इंग्लिश में बोलते हैं कमेंट। एक होता है वर्णन करना। वर्णन करना। तो वर्णन का तो आपको पता ही है। लिखो, किसी तथ्य अथवा व्यक्ति के विषय में। देखो वर्णन करने का मतलब यह है कि जैसे मान के चलो अम्बेडकर के बारे में कुछ पूछा जा रहा है, गांधी के बारे में, या किसी उसके बारे में पूछ दिया आपसे, प्लासी के युद्ध के बारे में पूछ दिया, तो आप जितना चाहो उस पर लिख सकते हो। मतलब उसे खोल के जो है आराम से जो है उस पर लिखना, ऐसे की तरह लिखना, इस तरह से। तो लिखो वर्णन करने का मतलब, लिखो किसी तथ्य अथवा व्यक्ति के विषय में विस्तार से लिखना। किसी तथ्य अथवा व्यक्ति के विषय में विस्तार से लिखना। किसी तथ्य अथवा व्यक्ति के विषय में विस्तार से लिखना, ताकि उसका स्वरूप स्पष्ट हो जाए। ठीक है ना। आगे लिखो मूल्यांकन करना। मूल्यांकन करना।
एवेल्यूएट। देखो मूल्यांकन करने का मतलब होता है कि जैसे कोई चीज आपसे पूछी जा रही है तो मूल्यांकन का देखो, जैसे अभी मैंने बताया वो क्या बताया, क्रिटिस वो आलोचना करने का मैंने मतलब बताया कि उस आदमी के पक्ष में भी जा सकते हैं विपक्ष में भी जा सकते हैं, जहां मतलब जो मन कर रहा है वो चले जाओ। जैसे मैंने बक्सर के युद्ध को बताया था, तुम्हारा मन कर रहा है तुम उस बात को एग्री कर दो, तुम्हारा मन कर रहा है तुम उस बात को डिसएग्री कर दो। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि मूल्यांकन करना है तो फिर आप ना एग्री कर सकते हैं ना डिसएग्री कर सकते हैं, फिर आपको सोचना पड़ेगा और ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या ये वाली बात सही है ये वाली बात सही है। जैसे अभी मैंने बताया था प्लासी का युद्ध, तो मैंने बताया था कि वो निर्णायक था तो आपके पास तर्क थे, मैंने कुछ तर्क दे दिए वो अनिर्णायक था। लेकिन अगर यहीं पे वर्ड लिख देता मूल्यांकन है तो फिर आप ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते, फिर आपको सोचना पड़ेगा, बुद्धि से सोचना पड़ेगा कि कौन सी बात ज्यादा सुटेबल थी। और जो बात ज्यादा सुटेबल होगी, अगर मतलब निर्णायक युद्ध था तो आप निर्णायक की तरफ जाओगे, और तुम्हें लग रहा नहीं निर्णायक नहीं था अनिर्णायक था तो फिर आप अनिर्णायक की तरफ जाओगे। तो मूल्यांकन में क्या होता है उसका मतलब किसी एक तरफ आपको जो है डिसीजन लेना पड़ेगा, और वो डिसीजन तुम्हारे मन का नहीं होना चाहिए, वो डिसीजन होना चाहिए जो साइंटिफिकली प्रूफ है। ये होता है मूल्यांकन का मतलब। जबकि आलोचना का मतलब यह है कि आप अपने तर्क दे दो, इधर चले जाओ इधर चले जाओ, लेकिन हाँ उसमें भी एक साइंटिफिक वो होनी चाहिए, तर्क होने चाहिए। ठीक है ना। चलो लिखो मूल्यांकन, किसी तथ्य पर सावधानी से विचार करना, किसी तथ्य पर सावधानी से विचार करना तथा यह निर्धारित करना कि, किसी तथ्य पर सावधानी से विचार करना, इस तथ्य पर सावधानी से विचार करना तथा यह निर्धारित करना कि, तथा यह निर्धारित करना कि यह किस हद तक सही है, यह किस हद तक सही है। ठीक है ना। आगे लिखो क्या आप सहमत हैं। जैसे होता है ना कि कोई कथन देगा और फिर पूछा है क्या आप इस कथन से सहमत हैं। ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो लिखो अधिकतर स्थितियों में ऐसे प्रश्न में असहमति जतानी होती है। अधिकतर प्रश्नों में अधिकतर ऐसे प्रश्नों में असहमति जतानी होती है। मतलब बोलेगा कि कोई एक वाक्य वो बात बोलेगा उसमें बोलेगा कि आप इस बात से सहमत हैं, तो फिर आपने क्या काम करना, आपको ऐसे प्रूफ और ऐसे जो है तर्क देने हैं कि आप क्या हो जाए उससे डिसएग्री कर दो। ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं आज फिर इतना ही रहने देते हैं, इसमें मैं दो चार चीज कल बता दूंगा इसमें कैसे कैसे होती हैं। और मुझे ये पता था, मैंने कहा आपको ये पता होगी तो कल मैं एग्जाम्पल के थ्रू इन सब चीजों को थोड़ा समझा दूंगा, लिखा मैंने दिया ही है। ठीक है ना। तो कल देखते हैं फिर जैसे भी है ना। तो इसमें कोई डाउट वाउट हो तो अच्छा ये बताओ, वो किरण आपने देखी है पिछली दो क्लास, क्योंकि तभी समझ में आया होगा अगर ये दो क्लास पिछली देखी होंगी, क्योंकि मैपिंग वूपिंग मैंने पहले ही करा दी थी, अब मैं क्या मैपिंग कराता है इतना, फिर टाइम जो है वैसी मैपिंग में लग जाए, क्योंकि अब ये तो चलती रहेंगी ऐसे। बताओ। सर 2 क्लास तो देख ली थी, एक क्लास नहीं देखी है, उसको आज कंप्लीट कर लूंगी। अच्छा अच्छा, तो उन दो क्लास में आप ये तो समझ गए होगे ना, ये मैपिंग वूपिंग तो कराई दी थी ना पहली दो क्लासों में। नहीं नहीं हाँ सर, वो समझ में आ गया। हाँ बॉर्डर बॉर्डर किस किस से टच हो रहे हैं कैसे कैसे वो याद हो रहे, रट्टा मार लिए होंगे ना। हाँ हाँ हाँ, वो आ गया समझ में। हम्म। तो कोई नहीं, कल मैं एक काम करूंगा, कल आपको जो है ना आंसर राइटिंग बताऊंगा मैं कैसे कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, क्योंकि ऐसे है ना देखो ये जो यूपी स्पेशल है इसका जो मेंस है ये आपके पास ये ऑप्शनल के जगह पर आया है। और प्रॉब्लम यह है कि यूपी स्पेशल का सिलेबस बहुत छोटा है और 400 मार्क्स का दे दिया। अब आप देखो ना, मतलब देखो 200 मार्क्स में आपके पास 3 सब्जेक्ट है, 200 मार्क्स में क्या आ रहा है, पहला पेपर जो जीएस पेपर फर्स्ट है उसमें हिस्ट्री भी है ज्योग्राफी भी है और आपके पास क्या वो सोसाइटी भी है। अगर जीएस पेपर सेकंड में 200 मार्क्स में क्या आ रही है, पॉलिटी आ रही है गवर्नेंस आ रही है आईआर आ रहा है, 3 सब्जेक्ट दो 200 में। और यहाँ 400 मार्क्स में एक ही सब्जेक्ट है। तो अब इतना क्या है ये है, अब इनमें क्या है इनकी टर्मोलॉजी से ही वो क्वेश्चन जो है बन रहे हैं। ठीक है ना। और वैसे तो पूरी जीएस में ही ऐसे बनते हैं, ह्यूमैनिटीज में क्वेश्चन ही इनकी टर्मोलॉजी पर बनते हैं। तो चलो ये है। चलो फिर मैं बताता हूँ ना, कल बताता हूँ। ठीक ठीक है है फिर ओके। ना।